अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो को अगर लास्ट तक आपने बिना किसी स्किप किए पूरा देख लिया तो सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर आप अच्छे नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये गारंटेड बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज जो हम मॉडल पेपर हम इसके अंदर सोल्यूशन करेंगे, पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे और इसके द्वारा प्रश्नों की जो प्रकृति आपको समझ में आएगी और इसमें जो प्रश्न आए उन्हीं अध्यायों में से आपके जो प्रश्न है आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले और प्रश्न किस टाइप से आएंगे, कौन से अध्याय से कौन से तरीके के प्रश्न आएंगे, वो सारे प्रश्न इस पेपर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। हालांकि मैंने ब्लूप्रिंट से संबंधी एक अलग वीडियो भी बना रखा है, जिसको आपने नहीं देखा तो आई बटन पे चले जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हो। और ये आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा कि जितना ही इसका भी समय, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके 3.25 घंटे का समय था और इसमें भी आपके 3.25 घंटे, लेकिन पूर्णांक के अंदर अंतर है। आप यहाँ पर ये ध्यान, वह 48 नंबर का था, जबकि आपकी वार्षिक परीक्षा आपकी 80 नंबर की होगी और 20 नंबर आपके जो है आपकी स्कूल की अंदर तरफ से आपके सत्रांक के रूप में भेजे जाएंगे। वो कैसे भेजे जाएंगे उससे संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख ले। तो अब मैं आपका समय नष्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को मैं जल्दी से आपको फटाफट सोल्यूशन करवाना प्रारंभ करवाता हूँ। सारे प्रश्नों के बिल्कुल ही आपको ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पर हल करवाए जाएंगे और ऐसे और भी बहुत सारे आपको जो मॉडल्स पेपर दिए जाएंगे और जिनके माध्यम से आप तैयारी करके अपना अध्ययन बेहतर कर सकते हो। और आपके मिशन मेरिट से संबंधित अध्यायवार आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या फिर छोटे वन लाइनर उनसे संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो चैनल पर जाकर के जो मिशन मेरिट कक्षा 10 मिशन मेरिट से संबंधित प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख ले, ताकि आपको उन प्रश्नों का इग्नोर नहीं करे। क्योंकि हर बार मैं जब भी चैनल पर जितने भी जो मटेरियल उपलब्ध करवाता हूँ उसके आधार पर बच्चे पढ़ते हैं और 90+ नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो आप भी इसको पढ़े और उतने ही नंबर प्राप्त करें, क्योंकि ये पिछले 4 साल से एक्सपीरियंस है कि जितना भी स्टडी मटेरियल, हालांकि मैं कम उपलब्ध करवाता हूँ लेकिन जितना कुछ करवाता हूं उसके द्वारा भी बच्चे 90+ नंबर प्राप्त कर चुके हैं। तो आप भी इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और ऐसे और मॉडल्स पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा दा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस लाभ से वो भी वंचित न रहे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, कितने आएंगे वो अभी आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने इन सब के बारे में आपको बता रखा है। तो पहला प्रश्न है, 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में या पर कलकत्ता में, लाहौर में या मद्रास के अंदर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? लाहौर के अंदर, रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल जो नेहरू है उनकी अध्यक्षता में हुआ था, जिसके अंदर कांग्रेस ने अब से अपना पूरा का पूरा लक्ष्य किसको घोषित कर दिया था? अब कांग्रेस का लक्ष्य पूरा होगा कि वो भारत की आजादी चाहेगी, अब वो डोमिनियन स्टेट नहीं चाहेगी। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? आजादी का, शांति के, चाह का, नए युग के सूत्रपात का, या बहादुर का? ये जो पहला पार्ट है आपका इतिहास विषय वाला, इतिहास की जो बुक्स है उसके है अंदर है, जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का जो विकास उसी पार्ट से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, बहादुरी से संबंधित है। अगला हम क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ बढ़ेंगे कि ब्रेटन वुड्स, बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहे हैं सभी और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस मॉडल पेपर को आप ये बिल्कुल भी, इसमें से भी कुछ प्रश्न आपके रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जिस पार्ट में से जो प्रश्न आ रहा है उसके ऊपर ध्यान रखें, उसी पार्ट में से वो प्रश्न आपके पूछा जाएगा, चाहे वो अबसद वाला हो, खाली जगह हो या बड़ा प्रश्न हो। तो क्या है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? यूनिसेफ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व स्वास्थ्य संगठन या यूनेस्को की स्थापना की गई? तो किसकी की गई? जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उससे कौन निकल कर आई? भाई पैसे देने वाली संस्था, और वो कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आज विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा लोन देने का यही कार्य करती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 4, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? आपको देखना है लौह अयस्क किस प्रकार का क्या नवीनीकरण होगी, आपको विचार करना है। क्या लोहे का नवीनीकरण हो सकता? नहीं, जितना जमीन से निकालेंगे तो वो क्या होगा? नष्ट होगा। क्या उसका प्रवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। वो जैव खनिज है, जैव के अंदर तो जीवन होता है, लोहे के अंदर जीवन थोड़ा ही होता। तो फिर पीछे कौन सा रह गया? अनवीनीकरण योग्य खनिज है। कौन सा? लौह अयस्क। कैसा संसाधन है? अनवीनीकरण योग्य, यानी उसके जितने भंडार वो खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के बाद फिर से उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता।
क्वेश्चन संख्या जो हम पांचवा देखेंगे कि इनमें से किस राज्य में मरुस्थली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, झारखंड। तो इसका तो उत्तर आप सबको बाएं हाथ का खेल है और आप राजस्थान के लोग तो आपको पता है मरुस्थली जो मृदा कहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा मरुस्थल अपने पूरे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। क्या 1974 में हुई थी, 1973 में, 1975 में या 1976 के अंदर हुई थी। तो आपको ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर है उसकी स्थापना कब होती है, 1973 के अंदर शुरुआत होती है। अगला हम देखेंगे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो कब बना था श्रीलंका, 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो जो श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 के अंदर बना था। इंग्लिश वाले भी देख ले, वही उत्तर है। और ऐसी इंपॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन है वो मेरे ब्लॉग पर आपको मिलेंगे। ब्लॉग पर आपको क्वेश्चन आंसर साथ में मिलेंगे, हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव वगैरह अध्याय वाइज। तो आप कबीर क्लासेज 58 गूगल पर सर्च करके वहां पर आप पहुंच जाना। यहाँ पर 58 है 58, वहां पर पहुंच जाना और वहां पर आपको जो 10वीं की सामाजिक विज्ञान के नाम से एक पोस्ट मिलेगी, उस पोस्ट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला जो हम देखेंगे केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया, इस हिस्सों की संख्या पूछी है। तो 3 हिस्सों के अंदर, यानी 3 सूचियां दी गई, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो ऐसे केंद्र और राज्य के मध्य जो उनके विधायी अधिकार है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया ताकि दोनों के बीच में टकराव नहीं हो। और जो संघीय व्यवस्था का यही तो एक मुख्य खासियत भी हुआ करती है, यानी विशेषता है। अगला हम क्वेश्चन संख्या 9 देखेंगे कि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है, स्त्री पुरुष के बीच में जैविक अंतर से संबंधित होता है, या समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से संबंधित होता है, या बालक और बालिकाओं के संख्या के अनुपात से संबंधित होता है, या फिर लोकतांत्रिक या लोक है, या बीच में क नहीं प्रिंट हुआ, लोकतांत्रिक अवस्थाओं में महिलाओं में मतदान का अधिकार न मिलने से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन संख्या ब राइट होगा कि जब हम लैंगिक की बात करें तो पुरुष और स्त्री की करते, तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई जो असमान भूमिका है उनसे संबंधित हम करते हैं कि जो लैंगिक विभाजन है, यानी जो जेंडर के आधार पर किस तरीके से स्त्री पुरुष के अंदर अलग अलग भूमिकाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे पुरुष तो का कमाने दमाने का काम, वो स्त्रियां घर परिवार का काम करती है, बच्चों के पालन पोषण। तो ये सारा जो है वो इसी के अंतर्गत आपके सम्मिलित है। अगला हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन है कि मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है। इसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और जापान। आपको बताना मध्य आय यानी एक तो ज्यादा धनवान होता है, एक बहुत ही गरीब होता है और एक उसके बीच वाला होता है। तो वो कौन है, आपके भारत है। अगला देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, किसको कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप इंग्लिश भी दे सकते हैं, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र या तृतीयक या द्वितीयक या चतुर्थक तो किसको कहा जाता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आता है। औद्योगिक जो क्षेत्र है वो किसमें आता है, यानी जो विनिर्माण से संबंधित जो चीजें हैं वो किसमें आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में। और प्राथमिक के अंदर आपकी जो कृषि है, मत्स्य पालन है वगैरह, पशुपालन वगैरह सारा का सारा जिससे कच्चा माल वगैरह जो प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में आपके क्या आती है, सेवाएं आती है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो इसका है 12वां क्वेश्चन। तो इसमें कुल 12 प्रश्न आते हैं अवसद वाले, ये भी आप ध्यान रखना। और 12 एक हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, बहुत वैल्यूबल होता है ये। विभिन्न देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उसको क्या उसको उदारीकरण कहते हैं। अब देखो, दो देशों के बीच में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण कर रहा है ना, तो उदारीकरण नहीं उसको निजीकरण कहेंगे। निजी तो निजी हाथों, प्राइवेट हाथों में थोड़ा इसको सौंप रहे हैं हम, उसका राष्ट्रीयकरण थोड़ा ही कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण करेंगे तो एकीकरण नहीं होगा, परस्पर देशों का संबंध, उसमें अलगाव होगा। तो उसको क्या कहेंगे, हम वैश्वीकरण करेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे उसको। अब हम जो रिक्त स्थानों वाले किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं ये आप देख लीजिए जल्दी से, और उसी अध्याय से इसी टाइप के आप प्रश्न याद कीजिए। यही उसी अध्याय से आपके ये प्रश्न आने वाले, जिस अध्याय से यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। और कितने आएंगे वो भी अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। हर प्रश्न 1 अंक का है। अब इसमें पहला देखेंगे दूसरे का कि अफ्रीका में रिक्त स्थान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों के अंदर देखिए। तो मैंने जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसको अगर हो सका तो मैं इसको एंड स्क्रीन पे डालूंगा, नहीं तो आप वो प्लेलिस्ट है मेरी मिशन मेरिट के नाम से, उसमें आप जा करके देख सकते हो। उसमें भी मैंने इस बीमारी के बारे में उल्लेख किया। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बनाया था और उसका पहला पार्ट अपलोड हो गया था, जिसमें 3 अध्यायों का था। दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। तो इस 10वें के पहले की मैं बीमारी का आपको यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। इसका नाम है रिंडर पेस्ट। क्या नाम है, ये ड है यहाँ पर, रिंडर
पेस्ट इस बीमारी का नाम था। आप लिख सकते हो, आपके पास पेन कॉपी लेकर बैठिए। भारत में कुल रिक्त स्थान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन स्थिति है, तो वन स्थिति भारत को कितनी लिखनी है, तो इसका है 21.67 जो प्रतिशत है वो वन स्थिति आपको लिखना। तीसरा, रिक्त स्थान अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो ये धारणा किस पर आधारित है, ये है वर्ण व्यवस्था पर। किसके आधार पर है, जो आपकी वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था के ऊपर ये आधारित है। अब प्रश्न पढ़ेंगे इसका रिक्त स्थान का चौथा, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, प्रशस्ति और तीसरा खाली जगह छोड़ दी किसके आधार पर करता है, वो करता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, यानी हर व्यक्ति की इनकम, पर्सनल जो इनकम कितनी होगी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। अगला हम देखेंगे किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आपके क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी के नाम से जिसको हम जानते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है जिसका पूरा फुल फॉर्म है वही है सकल घरेलू उत्पाद। तो ये 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, यानी 6 अंक ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगला जो अभी 1 नंबर की ये भी, लेकिन इनका आपको जवाब 1 शब्दों में देना है या 1 पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना, ये भी 1 नंबर के हैं। तो ये भी कहाँ से आए, किस अध्याय से पूछे जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए और उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। अब यहाँ पर गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, तो 17वीं सदी में जो आए अंग्रेजों ने आम भारतीय लोगों को क्या कर लिया, जो आम भारतीय लोगों को यहाँ से विदेश ले गए, लोगों को, भारतीय लोगों के साथ एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट के अंदर जिसको एक गुलामी की शर्त कहा जाता, उस पर उन्होंने विदेश भेजा। तो इन मजदूरों को क्या कहा गया, गिरमिटिया मजदूर कहा गया। यानी ऐसे मजदूर जिनके साथ एक निश्चित एग्रीमेंट करके इनको बाहर से बाहर विदेशों के अंदर मजदूरी करने के लिए भेजा गया, तो इनको हम क्या कहते हैं, गिरमिटिया। ये एक मजदूरों के लिए हुआ था, तो मजदूरों के लिए प्रयोग हुआ था, ये आपको इसमें लिखना। अगला है वीटो निषेधाधिकार किससे कहते हैं, तो वीटो का मतलब क्या होता है कि मैं मना करता हूँ, सीधा सा अर्थ है, मतलब ये एक निषेधाज्ञा है या कह सकते हैं निषेध करने का अधिकार, या ऐसे कह सकते हैं मना करने की शक्ति है, अर्थात किसी प्रस्ताव को पारित होने से रोकना हम कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है वहां पर ये प्रस्ताव पेश किया जाता है और वहां के जो स्थायी सदस्य होते हैं उन स्थायी सदस्यों को ये वीटो पावर प्राप्त होता। मुझे कमेंट में बताइए कि अभी सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सदस्य कितने हैं। तो यहाँ पर सुरक्षा परिषद के अंदर जो वीटो निषेध अधिकार है वो क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला हम देखेंगे ये कथन किसका है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो अब देखो ये कथन किसका है, ये है आपके, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, मेटरनिक का है। मेटरनिक कौन से देश से संबंधित है ये तो आप कमेंट करके बता ही सकते हो। अगला हम देखते हैं बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय आपको बताना। तो नदियों पर आप क्या बना सकते हो, बांध बना सकते हो, और भी बहुत सारे जैसे अधिक पेड़ों की संख्या लगा सकते हो, अन्य कटाव वाले क्षेत्रों के अंदर उनसे रुकाव की व्यवस्था करते हो, खूब सारी चीजें आपको एक इसमें लिखना है। अगला हम देखते हैं कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है, यानी जिसमें पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है, जलाकर फिर कुछ समय तक वहां पर खेती की जाती है, फिर उस जगह को छोड़कर जब वो अनुपजाऊ हो जाए दूसरी जगह वैसे पेड़ों को काटा जाता है और उनको फिर जलाकर उनकी राख पर खेती की जाती है। इस खेती को हम झूम खेती, यानी इसको स्थानांतरित खेती है और इस स्थानांतरित खेती को हम झूम कृषि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला हम देखते हैं जिसमें किसी एक रेशे वाली फसल का आपको क्या बताना, नाम बताना। एक रेशे वाली फसल के बारे में आपको पूछा, खूब सारी है। आप जैसे इसमें मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे आप जूट के बारे में लिख सकते हैं, ऐसे एक रेशे वाली फसलों के बारे में आप लिख सकते हो। अगला हम देखेंगे बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बिल्कुल कितने संशोधन किए थे, यानी वहां का जो संविधान था उसके अंदर 1970 से 73 के बीच में कितने संशोधन हुए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 4। 4 बार उसने क्या किया, संशोधन किए। अगला हम देखेंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या आशय है। तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार और शक्तियों का क्या हो जाता है, बंटवारा होता है। यह हम इस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र से लेकर गांवों की इकाई तक सत्ता, शक्ति और संसाधनों का क्या होता है, बंटवारा होता है। साथ ही हर स्तर पर अपने जो हर स्तर क्या है वो अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं यानी खुद जिम्मेदार होता है, उसके लिए वो दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदार नहीं होता, यानी वो खुद जवाबदेह होता है उसके लिए। अगला हम जो देखते हैं कि कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों एक
क्या समानता, तीनों में एक समानता क्या आपको इसमें पूछिए, तीनों में समानता, तीनों में एक ही समानता कि सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थी, यानी जो काले और गोरों के आधार पर, अलग अलग नस्लों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उन भेदभाव का इन तीनों ने विरोध किया था। अगला हम देखेंगे नवीनीकरणीय साधन तथा गैर नवीनीकरण साधन का एक उदाहरण आपको देना है। खूब सारे आप दे सकते हो, जैसे जिसमें नवीनीकरण के अंदर बोलता हूँ, जैसे पौधे हैं, सौर ऊर्जा यानी जैव संसाधन जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ऐसे ये किसके अंदर आ जाएंगे, ये नवीनीकरण संसाधन के अंदर। सौर ऊर्जा का भी खत्म नहीं होती है, फिर से बना सकते, पवन ऊर्जा भी वैसे ही है, ऐसी खूब सारी चीजें जो इसके अंदर आएगी। और गैर नवीनीकरण के अंदर जैसे कोयला, पेट्रोल जो हमेशा समाप्त हो सकता है, तो ये गैर नवीनीकरण के अंदर आता है। जल भी वैसे ही, आज देखो हम जितना नदियों का पानी भी खत्म होने को चल रहा है, तो हाइड्रो पावर वगैरह जो भी है तो वो इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या इसका 9वां, नवीनीकरणीय साधन या सॉरी ये तो हो गया, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय आपको बताना, आपको 11वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, अतिरिक्त रोजगार जो एक्स्ट्रा कैसे पैसा बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना, परिवहन और भंडारण में अधिक पैसा खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी अधिक लोगों को क्या होगा, जो रोजगार है, ज्यादा काम मिल सकता था। क्योंकि देखो पैसा ही तो मुख्य है, यानी जो क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। निवेश जब तक नहीं होगा, जब तक अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं होगा, और वो परिवहन के लिए, क्योंकि परिवहन और भंडारण चीजों का क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता, तो उसके लिए परिवहन की व्यवस्था होती थी, तो इसमें ही सबसे ज्यादा पैसा। और दूसरा, चीजों को सुरक्षित रखना होता है भंडारण के लिए, यानी कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं जहां पर रखकर चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है। इन पर अगर अधिक निवेश किया जाएगा, अधिक पैसा, तो अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। अगला हम इसका अंतिम 12 प्रश्न, ये वन लाइनर आपके आएंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति इसका मुख्य कारण। और भी खूब सारे, लेकिन जैसे आज टेक्नोलॉजी जो होती है निरंतर बढ़ती जा रही है, तो ये इसको उत्प्रेरित ज्यादा करता है, जिसमें देखो मशीनीकरण उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, वर्तमान युग तो मशीनीकरण के साथ रोबोट की तरफ भी बढ़ने को लग गया है, तो ये क्या कर रहा है। और जैसे फेसबुक वगैरह हम देखते हैं, इससे तो हम एक वैश्वीकरण का मतलब पूरा विश्व एक दूसरे के निकट, दूरियां किससे मिटी, टेक्नोलॉजी से तो मिटी है, तो इसके कारण सभी देश एक दूसरे के क्या है, निकट आए। तो मुख्य कारण यही है, प्रौद्योगिकी में जो क्या है, जो तीव्र गति से जो उन्नति हो रही है, उसी कारण ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित होती है। तो ये 1 नंबर वाला खत्म। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, जो आपके खंड ब के अंदर आए हुए हैं, जो 4 से 16 तक के उत्तर है, और इनको आपको 50 शब्दों तक देना। तो मैं बोलूंगा, वैसे देखो इनको अब लिख तो सकता नहीं यहाँ पर मैं इतना, तो आप बोलूंगा, आप चाहो तो आप उसके आधार पर आप वीडियो को 1-2 बार सुनकर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो चौथा है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, तो देखो रेशम मार्ग किसका, जो चीन का जो प्राचीन रोम के साथ में जो व्यापार होता था, या कह सकते हैं चीन का जो मध्य एशिया के देशों और यूरोप के देशों के साथ जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता नहीं, रेशम आता जाता था, उन मार्गों को हम रेशम मार्ग के नाम से पूछा। आपको यहाँ पर किन किन वस्तुओं का पूछा है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, रेशम के सिवाय चीन से चाय जाती थी, चीनी मिट्टी के बर्तन जाते थे। इसके अलावा भारत क्या बेचता था इससे, ये तो चीन बेचता था, भारत इस रेशम मार्ग से भारत भी बेचता था कुछ वस्तुएं। तो भारत क्या है, तो गर्म मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च, कीमती पत्थर बेचता था, जो रोम यानी इटली में, और इटली वहां से रोम से क्या आता था, इन्हें रेशम मार्ग के द्वारा सोना आता था, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि क्या हुई थी, बढ़ी थी। अगला है वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने। तो वियना संधि के उद्देश्य क्या थे, अब आपको बताना है। इसमें ध्यान रखना कि वियना संधि आपको सबसे पहले तो ये पता हुई कब थी, तो वियना संधि 1815 के अंदर होती, जिसका उद्देश्य क्या था, हम कुछ पॉइंट में बात करूंगा। जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों से संबंधित इसमें थी, उनकी समस्या थी, नेपोलियन की युद्धों से जो उत्पन्न समस्या थी उनका समाधान करना था, पवित्र रोमन साम्राज्य का जो विघटन हो गया था उससे उत्पन्न जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का हल निकालना था। ये किसका, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, नेपोलियन के युद्धों से, और पवित्र जो रोमन साम्राज्य था उसके जो टुकड़े थे उसके विघटन होने यानी उसके खंडित होने से जो समस्या आई, उन समस्याओं का हल निकालना था। इसके लिए आप देखते हैं फिर अलग अलग प्राचीन वंशों की स्थापना करते हैं, नेपोलियन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे, ये सभी चीजें इसके अंदर। ये सम्मेलन क्या था, यूरोप के सभी देशों के जो राजदूत थे उन राजदूतों का ये सम्मेलन था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के जो राजनेता थे मेटरनिक्स ने की थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का राजनेता था मेटरनिक, जिसका कोटेशन ऊपर भी आया था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, तो ये ऑस्ट्रिया का था। आगे हम देखेंगे
अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करनी है आपको। क्या करना है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो उसमें देखो जनरल रेजिनोल्ड एडवर्ड डायर था, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने क्या कर दी थी, वहां पर जलियांवाला बाग के अंदर कुछ निहत्थे लोग थे। 1919 के अंदर 13 अप्रैल की बैसाखी के दिन की ये घटना है। उस समय निहत्थे लोग क्या करते थे, एक सभा आयोजित कर रहे थे। उन सभा पर इसने बिना चेतावनी दिए गोलियां चला दी, जिसमें निहत्थे शांत बूढ़ों महिलाओं बच्चों थे, इसने सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों को इसने क्या कर दिया, घायल कर दिया। और यही घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही इसका प्रभाव पड़ा और इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते। अगला हम देखते हैं कि एजेंडा 21 में मुख्य उद्देश्य क्या था। एजेंडा 21 के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान देना, तो एजेंडा 21 पहल का जो मुख्य उद्देश्य वो प्रत्येक स्थानीय स्तर पर अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना, मतलब उसमें 21 बातें होगी, 21 बातों का उसमें समावेश होगा। इसका उद्देश्य शुरू में 2000 तक वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना और एजेंडा 21 में 21 के साथ 21वीं सदी के जो मूल लक्ष्य का उसमें क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। अगला हम देखते हैं 8वां, संकटग्रस्त जातियों पर एक संक्षिप्त आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। तो हमारे देश में इस समय वन्य जो स्तनियों की लगभग 81 और जो वन्य पक्षियों की लगभग 30, सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 15 तथा अकेरुचियों की जो बहुत ही जातियां यहाँ पर संकटग्रस्त यानी वो विलुप्ति की कगार पर है, वो नष्ट होने की जो स्टेज पर वो पहुंच चुकी है, उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। और इनकी पूर्ण सूची भारतीय शासन द्वारा प्रकाशित जो लाल आंकड़े यानी जो रेड डाटा बुक है उस नामक पुस्तक के अंदर उनकी सूची दी गई है। अगला जो हम देखेंगे, भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव को क्या करना, आपको स्पष्ट करना कि भारतीय कृषि पर जो वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। जो संख्या 9, तो क्या भारत के अंदर 1909 के बाद वैश्वीकरण का युग आया था और भारतीय जो किसानों के सामने कई सारी चुनौतियां इस समय जो खड़ी हुई थी, जिसने क्या किया था, जिसने आर्थिक परिवेश को क्या किया था, बदल दिया था। और इसमें चाय है, कपास है, चावल, कॉफी, जूट और मसाले आदि इस समय के मुख्य उत्पादन थे। परंतु फिर भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित जो देशों से क्या करती थी, स्पर्धा यानी उनसे कंपटीशन करने में असमर्थ, क्योंकि इन देशों ने कृषि को अत्यधिक सहायता दी, मतलब सब्सिडी थी उनके ऊपर, ज्यादा कृषि में उन्होंने निवेश किया, लोगों को ज्यादा सहायता दी थी। अगला हम देखते हैं कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो श्रीलंका सरकार ने क्या किया, 1956 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके उन्होंने क्या किया, सिंहली को तो एकमात्र राजभाषा घोषित कर लिया। दूसरा उसने क्या किया, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली, यानी तमिलों को डाउन किया गया और सिंहलियों को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया। और नए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी, जबकि तमिल लोग तो बौद्ध मत को नहीं मानते थे। और श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता से क्या रखा गया, अलग रखा गया। इसी कारण श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, जो गृह युद्ध हम देखते हैं वो शुरू हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा हम कह सकते हैं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, यानी एक से ज्यादा स्तर पर सरकार का बंटवारा होता है। और संघवाद संवैधानिक तौर पर एक शक्ति को साझा करता है, यानी शक्ति का बंटवारा करता है, दूसरे एक यानी केंद्रीकृत नहीं होता, ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा जो साझा जो शासन की क्या होती है, इसमें हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला जो हम क्वेश्चन है वो देखेंगे, सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार अंत संबंधित है, आपको व्याख्या करने। कुछ पॉइंट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आए। जैसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, सब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से बहुत बड़े उत्तर हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं कैसे। दूसरा हम देखेंगे, अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का जो भारी अंतर सामाजिक विभाजन का जो मुख्य कारण था। अब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतरों से भी इसमें ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि राजनीति में विभिन्न तरीके के जो सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच में संतुलन पैदा करने का भी क्या करती है, काम करती है। तो ऐसे कुछ आप जो पॉइंट है वो इस पॉइंट राजनीति से दोनों से एक तरीके से क्या अंतर संबंधित है, तो इस बातों को आप लिख सकते हो। अगला देखते हैं, विकास की धारणिया से आप क्या समझते हैं। तो विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाना ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना। तो यह धारणिया का मतलब है ऐसा विकास करना जो आने वाली कई वर्षों तक सतत चलता रहे, यानी हम सिंपल भाषा में कहते हैं तो टिकाऊ भाषा, जो ज्यादा लंबे समय तक टिका रहे। ये तभी संभव होगा जब हम संसाधनों का दोहन करने के बजाय उनका विकासपूर्ण यानी विवेकपूर्ण स्थापन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर हम उनका अंधाधुंध करेंगे इस्तेमाल, तो वो तो क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसे कोयले संकट के कारण वर्तमान में बिजली संकट इसी कारण तो हमारे सामने आ रहा है।
अगला हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित आपको अंतर बताना है। तो यहाँ हम पहले बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र की। तो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या एकल कंपनी के हाथ में होती है। दूसरा हम देख लेते हैं कि निजी क्षेत्र गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करने के लिए करता है। तीसरा हम देखते हैं इस सेक्टर की सेवाएं केवल भुगतान पर ही प्राप्त की जा सकती, पैसा देंगे तो सेवाएं मिलेगी, इसलिए गरीब लोग इस सेक्टर की सेवाएं नहीं दे सकते। वर्तमान में आप देखते हैं कोरोना काल में आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ गया होगा। और ये क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगों की सेवा प्रदान नहीं करता, ये तो निजी उपयोग के लिए सेवाएं, जैसे आप देखते हैं टी स्क्वायर, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है, मोदी टायर, बजाज स्कूटर वगैरह है, बर्गर वगैरह जैसी प्राइवेट कंपनियां। अगला हम देखते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें अलग है, जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है उसके पॉइंट आप लिख दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का समावित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, उसका क्या होना है, अधिकतर जो जनहित का कल्याण करना होता है। ये सार्वजनिक उपयोगिता के आंकड़ों और बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए धन का निवेश करता है। जैसे उदाहरण के लिए सड़कें बनाई जाती है, पुलों का निर्माण होता है, रेलवे, बंदरगाह, बिजली उत्पादन, बांधों का निर्माण, विद्यालय, कॉलेज के जो भवन वगैरह का निर्माण है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो, किसी देश के सभी नागरिक इस क्षेत्र द्वारा निर्मित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और बिना शर्त के वो प्राप्त करते हैं। और ये निवेश के लिए धन का अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आय वर्ग वाले लोगों के करों के माध्यम से लेते हैं। ज्यादा पैसा उनसे सरकार टैक्स लगा कर लेती है और उसी पैसा उन्हें भुगतान करने में सक्षम बनाता है। जैसे आप पोस्ट है, टेलीग्राफ, रेलवे वगैरह आप डिपार्टमेंट आप देख सकते हो। अगला जो हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन आपके क्या है। अब ये तो हो गया सार्वजनिक। और अगला 15वां क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी। खूब सारे स्रोत है किन्हीं दो की। तो हम भारत में औपचारिक जो क्षेत्र के ऋण के दो प्रमुख स्रोत, एक तो वाणिज्यिक बैंक है और दूसरी है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां महत्वपूर्ण, वर्तमान में सरकार ने इसके लिए अलग से भी केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट बनाया, अलग से विभाग की भी स्थापना की है। तो इसमें क्या होता है, बैंक और सहकारी जो संस्थाएं होती है वो सस्ते और किफायती ऋण प्राप्त करने में लोगों को मदद देती है, जो पहले महाजनी और साहूकारी व्यवस्थाओं से उनको नहीं मिलता था। इसमें लोगों को फसल उगाने, व्यापार करने, लघु उद्योग की स्थापना करने या माल का व्यापार करने में मदद मिलती है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये देश के विकास में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। और उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि जो अपेक्षाकृत गरीब लोगों को ऋण के जो अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़े, जो बड़े महंगे भी है और लोगों को कर्ज के जाल में भी फंसाते हैं। जैसे ये मैंने अभी साहूकारों या महाजनों की बात की थी, जिसमें ज्यादा ब्याज लिया था, ब्याज पर ब्याज, और इतना ब्याज के व्यक्ति उसका 20 से 40 गुना तक भी भर देता, तब भी वो उससे मुक्त नहीं हो पाता। अगला इस खंड का जो अंतिम हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने की किन्हीं दो कारणों का आपको क्या करना, यहाँ पर उल्लेख करना। तो किन्हीं दो कारणों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना। जैसे आप यहाँ पर खूब सारे, जैसे मैं दूंगा कि देश के उत्पादकों को विदेशी जो प्रतिस्पर्धा से यानी जो कंपटीशन से संरक्षण करने के लिए ये अनिवार्य माना जाए, उसके लिए सरकार कुछ कानून बनाए। या 1950 से 1960 के दशकों में उद्योगों उद्योग इस अवस्था में आय से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ाना जो क्या है को बढ़ाने नहीं देती थी। तो ये कुछ अवरोधक थे, है ना। तो ये बढ़ाने के लिए नहीं देती, ये कुछ अवरोधक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब खंड 6 के अंदर आपके अथवा वाले क्वेश्चन, यानी इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है ना। या तो आप नेपोलियन की संहिता की जो विशेषता है उसको लिखिए, या फिर जोधरान संघ के बारे में लिखिए। ये 4 नंबर सॉरी अपने 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये नेपोलियन की संहिता की विशेषता है। जैसे आप क्या विशेषता थी नेपोलियन की संहिता के, पहले आप लिख सकते हो, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर कानून के समक्ष सबको समानता का नियम लागू किया था, संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया था, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था उसने, सामंती प्रथा की उसने क्या की थी, समाप्ति की थी, किसानों को जो भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से उसने क्या की थी, मुक्ति दिलाई थी, कारीगरों के जो श्रेणी संघों के विभिन्न जो नियंत्रण की समाप्ति की थी, यथा और संचार की व्यवस्था के सुधार किया। तो ये कुल मिलाकर ये सारी इसके अंदर है। फिर मानक मापदोल के पैमाने और नई मुद्रा चलाई थी उसने, वस्तुओं और पूंजी के जो राष्ट्रीय आवागमन में भी उसने सहूलियत दी थी। तो ऐसे आप दोनों में से कोई भी एक का उत्तर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन संख्या जो 18वां देखेंगे, इनमें से भी दोनों में से एक, या तो आपके अनुसार देखो ऐसा प्रश्न भी आता है, बौद्धिक प्रश्न भी, पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करे। क्वेश्चन वो ये थोड़ा सा आपके अनुसार लगती है, आपको घबराना नहीं है। और बाढ़ से बचाव के कोई 3 सुरक्षा उपाय, दोनों में से कोई भी आपको करना, या तो बाढ़ वाला कीजिए
या फिर आपको क्या करना है, या तो वो सांप्रदायिकता के बारे में लिखी। तो बाढ़ के बारे में आपको जैसे बता देते हैं, बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए आपको, 3 सुझाव का पूछा, 3 सुझाव करके आप उसका वर्णन कर सकते हो। तो बाढ़ आने के वक्त सबसे पहले बिजली का मेन स्विच आपको बंद करना अगर बिजली चालू है तो, और अगर पानी और गैस की पाइपलाइनें होती है, गैस की लाइनें पाइपलाइनें वगैरह होती है, उनको बंद कर देना। घर की कीमती वस्तुएं कागजात अपने पास रखें या फिर ऊपरी मंजिल पर ले जाए या ऐसे स्थान पर रखें ऊंचे जहां पर पानी नहीं पहुंचे, और अधिकारियों की सूचना के लिए रेडियो को निरंतर सुन सके। ठीक है, बाढ़ आने के समय की ये बात की। अब जब बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी तब आपको क्या करना है, तब आप बहते पानी में आपको पैदल नहीं चलना, 6 इंच या कह सकते आधा फुट पानी में आप को नहीं चलना इतने, क्योंकि उसमें गिरकर आप बह सकते हो। गिरे हुए बिजली के तार से भी आपको सावधान रहना, उनके नज़दीक या गीली मिट्टी वगैरह का उनके संपर्क में नहीं आता। अगर ये पानी में गिर जाए तो उस पानी में हर व्यक्ति की मौत हो सकती है, और घर में डूबे हुए बिजली के तार से भी ये खतरा रहता है। और आसपास के जो भी वृद्ध वगैरह है या बच्चे विकलांग है या जो कोई भी जिनको सहायता की आवश्यकता होती है, उनको आपको सहायता करनी है। अब तीसरा इसमें सुझाव है जो है, जब बाढ़ में फंस चुके होते तो क्या करना होता है। अगर आप घर के बाहर है तो ऊंचे इलाकों में चढ़ने की कोशिश करना है। अगर आप घर में तो ऊपरी मंजिल या छत की ओर जाना है। और फिर भी ये सब होने के बाद राहत कर्मचारियों का इंतजार करें और तैर कर भागने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि कई जगह कैसी स्थितियां होती है, आप पानी के साथ भी बह सकते हो या कहीं आप डूब भी सकते हो। आपके अनुसार ये तो हो गया, चलो अब देखते हैं 1900। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क देना, या फिर आपको जातिगत असमानता दूर करने के लिए 3 सुझाव देना। मतलब आप पॉइंट लिख करके भी इनका वर्णन कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता के सामाजिक क्षेत्रीय सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रीय जो औद्योगिक असमानता को दूर करना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा हम बात करें। इसके लिए जरूरी है कि गरीबों के कल्याण की जो योजनाओं को विस्तार करना चाहिए, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, सरकार द्वारा लागू की गई जो गरीब कल्याण की योजना उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए, उनमें पारदर्शिता बढ़ाई जाए जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। असमानता को दूर करने के लिए जो अम्बेडकर के उपायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोगों को, हर जाति वर्ग के लोगों को दिया जाए, और जो कोऑपरेटिव फॉर्मेट जो फार्मिंग उसको शुरू किया जाए, सेपरेट सेटलमेंट लागू किया जाए, जो पे बैक टू सोसाइटी है, इन सब का क्या किया सामंजस्य करके उनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से किया जाए। और राजनीतिक प्रविधि में जैसे अम्बेडकर मानते हैं कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये तो कुछ चीज़ें जो जाति के जो असमानता वगैरह होती है उनको दूर करने के लिए आप इसमें लागू लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला हम जैसे 20वां आप देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं, फिर से वही पूछ लिया, ऐसे ही पूछेंगे आपके ऊपर लेकर पूछे। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे जो संयोग है, यहाँ पर दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है, अपनी ओर से उदाहरण दे करके भी आपको क्या करना है, समझाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, देखो तो इसमें आपको समय सहायता समूह के जो कुछ कारण आप लिख सकते हो जिसमें, या फिर आप अपने तर्कों पर सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। तो मैं इस वाले प्रश्न के बाद में कुछ तर्क आपको दे रहा हूँ। जैसे ग्रामीण गरीबों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए SHGS का गठन किया जाए, जिसमें 15-20 सदस्य होते हैं और सदस्यों की जो बचत से नियमित अंशदान किया जाता है। इसके अलावा जो समय सहायता समूह अपने सदस्यों को बहुत ही उचित ब्याज दर पर छोटे ऋण प्रदान करते हैं। समय सहायता जो समूह है वो क्या करते हैं, ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इन समूहों के कामकाज में महिलाएं भी बहुत क्या करती है, सक्रिय रहती है, सक्रिय भूमिका निभाती है। सदस्यों को साहूकारों से जो गिरवी रखी गई भूमि को मुक्त करने, बीज उर्वरक या खेती के लिए आवश्यक व अन्य कृषि आदानों, हथकरघा, मवेशी और अन्य आवश्यकताओं की खरीद के लिए ऋण भी प्रदान करता है। इसके अलावा समय सहायता समूह कर्जदारों को संपार्श्विक की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है, जो ऋण प्रदान करने वाले अन्य स्रोतों के लिए आवश्यक है। इसके अलावा समय सहायता समूह सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो ग्रामीण जो गरीबों को क्या क्या साहूकारों के शोषण से भी बचाते हैं। इसके अलावा गरीब जो लोग समय सहायता समूह से अपने जो ऋण की अपने आवश्यकताओं के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो पूरी कर सकते। इसके अलावा महिलाएं विशेषकर इससे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में उनको मदद मिलती है। और स्वास्थ्य संबंधी की सामाजिक समूह के भीतर घरेलू हिंसा पर चर्चा होती है, और भी बहुत सारी बात जिनसे आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। कुछ चीजें आप लिख सकते हैं। अगला खंड 2 है, ये आपके बड़े वाले प्रश्न हैं, इनमें से भी अथवा वाले में से दोनों में से आपको एक करना। ये 4 अंक वाले हैं, वो 3 अंक वाले थे। ठीक है, तो अब देखो इतना सारे बात करूंगा तो मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आप समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें से आप भी दोनों में से किसी एक पर लिखना है, इसमें भी वो
अब देखो 23वां मानचित्र वाला मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको मैप पर ले चलूंगा और मैप के अंदर मैं आपको ये स्थान भर करके आपको क्या करूंगा, मैप के अंदर मैं दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके। इसमें भी दो है, देखो 23वें का, अथवा या तो आप रावतबाड़ा, नासिक, नेवली और तलचर इनको मानचित्र में अंकित कीजिए, या फिर गया है, मारेगांव है, नेल्लोर है, अजमेर, इनको अंकित कीजिए। तो यहाँ पर अभी मानचित्र के अंदर हम देखेंगे जैसे रावतबाड़ा, तो आपको राजस्थान के अंदर बना, आपको देखो राज्य भरे हुआ भी मानचित्र मिल सकता है या खाली भी मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे अंकन करना है और वहां पर लिख देना रावतबाड़ा। ठीक है ना, अंदर जगह नहीं था, बाहर भी लिख सकते हो, वहां कोई सिंबल भी लगा सकते हो। जैसे आपको एक पूछा था तलचर, तो तलचर आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर है और उड़ीसा यहाँ पर है आपको, तो यहाँ पर आप उसको ऐसा चिन्ह करके आप लिख सकते हो तलचर। ठीक है, वैसे आपके नासिक तो महाराष्ट्र के अंदर था, तो नासिक महाराष्ट्र में यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऐसे आप अंकन करके यहाँ पर कर सकते हो नासिक। ठीक है, और इसके अलावा आपके एक था नेवली, नेवेली, तो नेवेली आपके तमिलनाडु के अंदर और ये वाला हिस्सा आपके तमिलनाडु के अंदर है। तो इस तरीके से आपको ये नेवेली यहाँ पर भरना है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर जो क्या है, मानचित्र के अंदर आपको क्या करना है, अंकन करना। जो भी स्थान आपको 4 स्थान दिए आप कर सकते हो, जैसे दूसरा वाला करना वो कर सकते हो। जैसे गया आपको पूछा तो बिहार के अंदर आया, मारमा गोवा आप गोवा के पास में आया, तो ऐसे अजमेर आपके राजस्थान में है। तो ऐसे अलग अलग उसको भी आप क्या कर सकते हो, अंकन कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। आपके लिए ऐसे और मॉडल्स पेपर्स मैं बनाऊंगा और उनको सॉल्यूशन के साथ आपके लिए सामने लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।